नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हिमाचल प्रदेश जीके के ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ये हर एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और मिशन एलाइड का अब तक का सबसे बड़ा पार्ट जो है ये रहने वाला है। आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है। इस तरह के बहुत लंबे लंबे पार्ट जो हैं फ्यूचर में भी जो है वो आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं लुईस पैस्चर इंस्टीट्यूट एट कसौली फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स इन ओल्डेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो बोलते हैं कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित कसौली में लुई पैस्चर इंस्टीट्यूट जो था वो सबसे पुराना संस्थान है और इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। देखो, इसकी स्थापना की अगर हम जब भी बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप बात करते हैं कि ये लुईस पैस्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कसौली में स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन का जो कसौली है यहाँ पर जो है ये जो लुईस पैस्चर इंस्टीट्यूट है इसको केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI भी कहते हैं, जहाँ पर पागल कुत्तों के काटने का इंजेक्शन जो है वो बनाया जाता है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो नौणी यूनिवर्सिटी, जिसको डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी और वानिकी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, वो भी वहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में जो था वो की गई थी। डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। आप इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट इसको कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। बद्दी, नालागढ़, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आते हैं। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि एक स्कूल है बहुत फेमस जिसका नाम है सनावर स्कूल। सनावर या फिर कसौली के सनावर में कह लीजिए कि लॉरेंस स्कूल है इसका नाम। इसकी स्थापना अराउंड 1847 जो था वो की गई थी। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से लिंक करके ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चित्राड़ी यात्रा सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो बोलते हैं ये जो चित्राड़ी यात्रा होती है ये कौन से महीने में होती है, कौन से महीने में ये मनाई जाती है। आपको पता है ये जो चित्राड़ी यात्रा होती है ये इंपॉर्टेंट यात्रा है हिमाचल प्रदेश की और ये यात्रा जो है वो सितंबर के महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सितंबर के महीने में ये मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की मणिमहेश यात्रा आपने ध्यान रखनी है। मणिमहेश यात्रा जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में होती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है अगस्त के महीने में स्टार्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में सूही का मेला लगता है। सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में अप्रैल के महीने में लगता है, यानी कि अप्रैल महीना भी आएगा तो अप्रैल महीने में ये सूही मेला आपको देखने को मिलेगा। मिंजर मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। तो मिंजर मेला जो है ये भी राजा साहिल वर्मन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट चंबा के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं उनके बारे में यहाँ से ध्यान रखना। डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश डेविल डांस एसोसिएटेड। तो ये जो डेविल नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। आप इसको राक्षस नृत्य भी कह सकते हैं। वैसे तो राक्षस नृत्य जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, परंतु किन्नौर तो ऑप्शन में है नहीं। ये लाहौल स्पीति के कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये मनाया जाता है, तो इस हिसाब से लाहौल स्पीति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम डांसेस की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में शानदार शॉबू डांस भी जो है परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि चंबा ऑप्शन में दिया गया है तो चंबा में ढांगी, ढेपक, घुरेही, झांझर ये सारे यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांस हैं। कुल्लू ऑप्शन में दिया गया है तो कुल्लू का जो कथड़ी डांस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कुल्लू का, और ढिल्ली डांस यहाँ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल्लू के डांस ध्यान रखें। इसी तरह से जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से कवर कर लिए। किन्नौर भी कवर कर लेते हैं। जब किन्नौर मैंने आपको बताया था तो किन्नौर में जो है वो राक्षस नृत्य छाम्ब, क्यांग, बाख्यांग, जापरो ये सारे जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जाता है आपसे। बोलते हैं व्हेन डिड राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि क्योंथल के जो राणा थे, क्योंथल के राणा को ब्रिटिश सरकार से जो था ये टाइटल कब मिला था, राजा का टाइटल। तो क्योंथल की अगर हम जब भी बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि क्योंथल रियासत जो थी इसके राजा को जो था ये टाइटल दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा और ऑप्शन ए 1857 में दिया गया था। 1857 में राणा हुआ करते थे यहाँ के राणा संसार सेन ने जो था वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए इन्हें ये राजा की उपाधि दी गई थी, साथ में खिल्लत भी जो था वो प्रदान की गई थी।
दूसरा आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि क्योंथल रियासत जो था वो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी गिरिसेन के द्वारा। गिरिसेन ने 1211 ईस्वी में जो था वो इस रियासत की स्थापना की थी। ये आपने ध्यान रखना है कि कब इस रियासत की स्थापना की गई, तो 1211 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, बोलते हैं इन 1848 हु सुप्रेस्ड द रिबेलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर। तो बोलते हैं कि 1848 में नूरपुर के वजीर का विद्रोह किसने जो था वो दबा दिया था, तो ये मिस्टर लॉरेंस के द्वारा जो था वो दबाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम नूरपुर की बात करते हैं तो नूरपुर आपको पता है कांगड़ा का ही एक पार्ट होता था। कांगड़ा रियासत थी, नूरपुर भी जो था वो उसी तरह से एक रियासत थी। यहाँ पर ये जो 1848 में विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हुआ इस तरह से था कि उस टाइम जो था वो नूरपुर के जो राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो था वो वीर सिंह के पुत्र हुआ करते थे। तो वीर सिंह के पुत्र जो जसवंत सिंह थे, इनके समय में राम सिंह पठानिया ये वजीर हुआ करते थे यहाँ के नूरपुर के। इन्होंने जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो विद्रोह कर दिया था। तो इस विद्रोह को मिस्टर लॉरेंस के द्वारा तो दबा दिया गया था, परंतु फिर ऐसे तो ये छोड़ने वाले नहीं थे राम सिंह पठानिया को। इन्होंने राम सिंह पठानिया को जो था वो सिंगापुर भेज दिया था और यहीं जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह भी जो था वो 1857 ईस्वी में जो था जब विद्रोह हुआ था तो इन्होंने काफ़ी वफादारी जो था वो अंग्रेजों के प्रति दिखाई थी। तो ये तो हो गया इस विद्रोह के बारे में। अगर आपने ये जानना है कि नूरपुर की स्थापना किसने की थी, तो नूरपुर रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी राजा जेठपाल के द्वारा। राजा जेठपाल ने जो था वो नूरपुर की स्थापना की थी। लगभग 1000 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। नूरपुर का पुराना नाम तो आपको याद ही होगा, धमेरी जो था वो नूरपुर का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु इज अवॉर्डेड विद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये अवार्ड आपको जानकारी है कि किंकरी देवी को दिया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब किंकरी देवी कौन थी? किंकरी देवी का आपको पता है कि इन्होंने इलीगल माइनिंग जो हो रही थी सिरमौर में, उसके खिलाफ जो था इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये पढ़ी लिखी तो बेसिक नहीं थी, परंतु इलीगल माइनिंग के ऊपर इन्होंने बड़े ही दमखम लगाकर आवाज़ उठाई थी और ये बहुत फेमस हुई थी। इसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार। और ये अवार्ड इन्हें 1999 में जो था वो दिया गया था। ये ध्यान रखें कौन से ईयर में जो था वो दिया गया था। साथ में आपने क्या ध्यान यहाँ से रखना है, आप यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं कि किंकरी देवी जो था वो कहाँ से संबंध रखती थी। किंकरी देवी जो था वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से जो था वो संबंध रखती थी। और दूसरा आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने जो आंदोलन किया था, इस आंदोलन के खिलाफ जो कोर्ट ने भी जो डिसीजन लिया था, तो 1991 में न्यायालय ने जो था वो सरकार को सारी सक्रिय खानों को जो था वो बंद करने के निर्देश जो था वो दिए थे। तो ये इन्हीं के बदौलत जो था वो हुआ था, इन्हीं के प्रयासों से जो था वो सफल हो पाया था। इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार इन्हें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था। 1999 में तो इन्हें पुरस्कृत कर दिया गया, परंतु 2001 में फिर ये अवार्ड इनको जाकर मिला था। ये आपने ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी आपने यहाँ से एकत्रित की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ नूरपुर व्हेन मुगल कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ माओकोट नूरपुर एंड तारागढ़। तो बोलते हैं कि नूरपुर का राजा कौन था उस समय जब मुगलों ने माओकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम कौन था यहाँ का राजा? जगत सिंह यहाँ का राजा था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब जगत सिंह को अंडर एस्टिमेट ना करें। जगत सिंह जो था वो काफ़ी पावरफुल राजा जो था वो हुआ करता था। जगत सिंह की ही अगर हम बात करते हैं तो जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो जहांगीर जो था वो नूरपुर आए थे और इन्होंने ही जो था वो जहांगीर की पत्नी नूरजहां को सम्मान देते हुए नूरपुर का नाम जो था वो धमेरी से नूरपुर जो था वो रख दिया था। पहले धमेरी होता था ना, फिर इन्होंने नाम बदलकर क्या कर दिया था, धमेरी रख दिया था। इनके युद्ध चले रहे छोटे छोटे राजाओं के साथ, जैसे चंबा के साथ इनका युद्ध चला रहा और भी रियासतों के साथ इनके युद्ध जो था चले रहे। परंतु चंबा के साथ जो इनका युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ ढलोग भी कहा गया, ढलोग की लड़ाई, जिसमें 1623 की ये बात है, जगत सिंह ने जो था वो 1623 में बैटल ऑफ ढलोग में चंबा के राजा जनार्दन को जो था वो मार दिया था
और ये जो तारागढ़ का किला था ना, ये भी इसी के द्वारा बनवाया गया था, जगत सिंह के द्वारा ही। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से जगत सिंह के बारे में जाने, और नूरपुर जो रियासत है धमेरी जिसको आप पहले कहते थे, उसके बारे में भी आपने जान लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोलते हैं विच बिलासपुर रूलर वॉज मेड प्रिजनर बाय नादिर शाह। तो बोलते हैं कि किस बिलासपुर शासक को नादिर शाह ने बंदी बनाया था। तो नादिर शाह को जो था वो बंदी बनाया गया था, नादिर शाह ने जो था वो बंदी बनाया था किसको, बिलासपुर के राजा थे देवी चंद, इनको देवी चंद को बनाया था। तो ऑप्शन बी देवी चंद जो है वो सही आंसर हो जाता है। बिलासपुर के राजा देवी चंद के बारे में अगर हम जानेंगे तो राजा देवी चंद जो थे, इनके बारे में ध्यान रखें कि क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि नादिर शाह का कौन सा बिलासपुर का राजा समकालीन था। तो देवी चंद जो था ये समकालीन था नादिर शाह का। और इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि जब हिंदूर रियासत के राजा मानचंद और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने जनता की रिक्वेस्ट पर, जनता के आग्रह पर जो था वो स्वयं गद्दी पर बैठकर जो था वो गजे सिंह हंडूरिया को जो था वो राजा बनाया था। ये भी ध्यान रखना है कि गजे सिंह हंडूरिया को किसने राजा बनाया था, तो देवी चंद ने बनाया था। देवी चंद ने जब घमंड चंद युद्ध कर रहा था तो 1751 में देवी चंद ने जो था वो घमंड चंद के युद्ध में सहायता भी की थी। ध्यान रखना कि बिलासपुर के राजा ने किसने जो था वो सहायता की थी घमंड चंद की, तो देवी चंद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ पर बोलते हैं विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। तो ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, परंतु फिर भी इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो बोलते हैं कि बिलासपुर के जो बुशहर रियासत थी उसके किस राजा को जो था वो औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि जो था वो दी गई थी। अगर हम बुशहर रियासत की बात करते हैं तो बुशहर रियासत के राजा थे केहरी सिंह। केहरी सिंह ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इनको उपाधि दी गई छत्रपति की। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसने ये उपाधि दी थी, तो औरंगजेब ने ये उपाधि दी थी। इनको अजानु बाहु भी जो था वो कहा जाता था। इनके द्वारा लवी का मेला भी जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। तो यही 2-3 बातें इनके बारे में ध्यान रखिए। बुशहर रियासत के बारे में आगे कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर फिर से जान लेंगे। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ दी ऑथर ऑफ शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये किताब है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, इसके ऑथर यानी कि लेखक जो है वो पूछे गए हैं। अगर हम किताबों की बात करते हैं और उनके लेखक की बात करते हैं तो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब के जो लेखक हैं वो हैं एडवर्ड जे बक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब एडवर्ड जे बक जो है वो इस किताब के लेखक हैं शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब के। आपने और भी किताबें और उनके राइटर जो हैं वो ध्यान रखने हैं। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में दिया गया है आपके पास APF हारकोट। तो APF हारकोट ने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति किताब जो था वो लिखी थी। कौन सी किताब? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। ऑप्शन में ही WG आर्चर दिया गया है। तो WG आर्चर के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? तो इनके द्वारा जो था वो एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स। किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। एंड्रयू विल्सन की बात करते हैं तो अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब जो था वो इनके द्वारा लिखी गई थी। 4 राइटर हो गए। 4 राइटर्स के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी वो किताबें हो गई। इसके अलावा और भी जैसे कि रणजौर सिंह के द्वारा तारीख़ रियासत सिरमौर किताब लिखी गई थी, ये आपने ध्यान रखनी है। हिमालयन आर्ट किताब JC फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी, ये किताब आपने ध्यान रखनी है। तो 4, 2, 6 किताबें हो गई, बस इतनी काफ़ी हैं। इन 6 किताबों का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर RC ली इंट्रोड्यूस्ड ब्रिटिश वेराइटी ऑफ एप्पल इन कुल्लू वैली। तो बोलते हैं कि ये जो RC ली थे इन्होंने ब्रिटिश वेराइटी जो था वो कुल्लू वैली में सेब की इंट्रोड्यूस की थी। तो ये कौन से ईयरमैन के द्वारा की गई थी? तो अगर हम इनकी बात करते हैं ना कि RC ली ने कब ये इंट्रोड्यूस की थी, तो RC ली के द्वारा 1870 में जो था ये वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें जो हैं वो जान सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आप याद जो हैं वो रख सकते हैं। आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि कुल्लू में जो है वो वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन भी स्थित है जो कि कटराए में जो है वो स्थित है। कुल्लू में जो है वो केरल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म भी स्थित है जो कुल्लू के सैंज में स्थित है। सैंज वैली कहाँ पर स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सैंज वैली जो है वो कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन भी स्थित है जो हामटा और कुन्हा में स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए कुल्लू वैली के बारे में। एप्पल के बारे में तो आपने जान ही लिया कि RC ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ, बेसिक कई बार ये पूछ लेते हैं कि 1870 में जो था कुल्लू वैली में
किसने जो था ये सेब की वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी, तो आरसी ली का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यही ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में बोलते हैं इन 1859 पीपल ऑफ बुशहर स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट द न्यू रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बोलते हैं कि 1859 में बुशहर रियासत के लोगों ने जो था वो किसके द्वारा शुरू की गई जो राजस्व प्रणाली थी उसके खिलाफ विद्रोह जो था वो किया था। तो यहाँ पर मुंशी हुआ करते थे जिनका नाम था रामलाल। मुंशी रामलाल ने एक प्रणाली इंट्रोड्यूस की थी, रेवेन्यू कलेक्शन प्रणाली थी वो, उसका विरोध जो था वो इन्होंने किया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मुंशी रामलाल का नाम ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुमहा आंदोलन कब हुआ था, दुमहा आंदोलन था ये कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो ये बुशहर में हुआ था और ये 1859 में हुआ था। जो ये विरोध किया गया इसी को दुमहा आंदोलन का नाम जो था वो दिया गया था। एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1859 की बात है, राजा यहाँ के शमशेर सिंह हुआ करते थे। यहाँ पर जो मुंशी हुआ करते थे उनका नाम था रामलाल। इनके द्वारा एक रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका लोगों ने विरोध किया, असंतोष लोगों में था, तो उस आंदोलन को जो था वो दुमहा आंदोलन कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम क्या किया था कि एक तहसीलदार थे जिनका नाम था श्यामलाल, उनको जो था जमीन का बंदोबस्त उनके द्वारा उनसे करवाया था और आदेशानुसार नकदी के रूप में लगान जो था वो निश्चित किया था। तो फिर काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो था ये विरोध जो था वो शांत हुआ था जाके, परंतु ये जो विरोध उठा था यहाँ से उसको दुमहा आंदोलन कहा गया। 1859 शमशेर सिंह, मुंशी रामलाल, ये सारे नाम आपको ध्यान होने चाहिए, किसी भी एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड कंस्ट्रक्ट। तो बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन हुई है ना, ये इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके पीछे लॉर्ड डलहौजी जो है वो फेमस है। ऑप्शन बी सही आंसर है, लॉर्ड डलहौजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी, यही जो है वो जवाबदेह थे इसके लिए, इनके द्वारा ही ये इनिशिएटिव लिया गया था। इनके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। इनके द्वारा ही जो था वो बाद में चलकर क्या हुआ था, पहली जो रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने 1853 में चली थी वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो कुछ अच्छे काम करवाए गए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे ऐसे काम करवाए गए जिनका विरोध किया गया, तो ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो उस टाइम बुशहर ने जो था वो साथ देने से इनकार कर दिया था कि हम साथ नहीं देंगे अंग्रेज़ों का। तो उस दौरान ये भी एक रीज़न रहा था कि यहाँ से होकर बुशहर से होकर ही ये रास्ता निकलता था हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग का। तो अगर बुशहर के साथ लड़ाई ये मोड़ लेते तो शायद वो कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट नहीं होती। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाने के लिए ये ज़रूरी था कि ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। कोशिश की थी हालांकि, वो अलग बात है, परंतु फिर भी बहुत सारे रीज़न यहाँ पर बने थे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आफ्टर हमीरपुर एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हमीरपुर जिले के बाद सबसे कम आबादी वाला जिला जो है वो कौन सा है। अगर हम आबादी की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, देखो सबसे आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है, अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख। सबसे कम पॉपुलेशन जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 4 लाख के करीब जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। पूरा एग्जैक्टली बात करेंगे तो 4,54,768 जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। उसके बाद जो हमीरपुर के बाद नंबर आता है वो आता है बिलासपुर का। बिलासपुर की जो पॉपुलेशन है ना वो है 3,81,956। तो ऑप्शन ए बिलासपुर जो है वो यहाँ का सही आंसर हो जाता है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कहाँ की, हमीरपुर की। हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है 407 तो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। और हमीरपुर के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दूसरे नंबर पर किस डिस्ट्रिक्ट की आती है, तो दूसरे नंबर पर ऊना डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। 338 जो है वो ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी है। कितनी, 338 जो है वो ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी है। इन केस ऑफ बिलासपुर बात की जाए तो बिलासपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी 327 है। 327 है और बिलासपुर जो है वो हम ऊना के बाद आता है। सबसे पहले पर
कौन सा आएगा? सबसे पहले नंबर पर आएगा हमीरपुर, उसके बाद आएगा ऊना और उसके बाद आएगा बिलासपुर। ये आपने ध्यान रखना है। और पॉपुलेशन के मामले में आपने बात कर ली कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, कम किसकी है, हमीरपुर की कितनी है। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ध्यान रखें, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ये तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आपके डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है। अगर नहीं है पता, सर्च कीजिए, कमेंट करके बताइए, फिर आपको वो नहीं भूलने वाला है। अच्छा तरीका होता है याद रखने का, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आगे बोलते हैं द गुरुद्वारा ऑफ पौंटा साहिब वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ। तो बोलते हैं कि पौंटा साहिब का जो गुरुद्वारा था ना, वो किसकी स्मृति में बनवाया गया था, किसकी याद में जो था वो बनवाया गया था। तो पौंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये, यहाँ का आपको पता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में, याद में जो था ये बनवाया गया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि सिरमौर के राजा जब गुरु गोविंद सिंह जो था यहाँ पर आए थे तो उस टाइम कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह जब आए थे यहाँ पर तो सिरमौर के राजा कौन हुआ करते थे यहाँ के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो हुआ करते थे राजा मेदिनी प्रकाश। राजा मेदिनी प्रकाश का नाम ध्यान रखना है, ये गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि उस टाइम सिरमौर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर की यात्रा की थी। तो राजा मेदिनी प्रकाश का नाम अगर आपको ध्यान होगा तो बिल्कुल भी आप गलत इस क्वेश्चन को करके नहीं आएंगे, बिल्कुल सही आपका ये क्वेश्चन होगा। और इन्हीं की याद में यहाँ पर एक गुरुद्वारा जो है वो बनाया गया है। ये गुरुद्वारा भी आपको पता होना चाहिए। कहानी तो बहुत लंबी है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमने डिस्कस कर रखी है ये। अगर डिटेल में ना आपको कुछ भी जानना है, ये तो हम वैसे हम डिटेल में ही बात कर रहे हैं, परंतु इससे भी डिटेल में, जैसे ब्लोकरा किताब में डिटेल में लिखा गया है, तो ब्लोकरा सीरीज़ हमने चलाई हुई है। 16 पार्ट अभी तक हम उसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर हो चुके हैं। तो उसको देख लेना, डेफिनेटली आपको वो हेल्प मिलेगी। अभी तक लाखों लोगों ने जो है वो 16 पार्ट देख लिए हैं, आप भी देख लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जो है वो अलग अलग रूप से आपको वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, बाहर मेंशन किया हुआ है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन आजकल हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो लारजी परियोजना है इसकी कैपेसिटी पूछते हैं कि इसकी कुल क्षमता जो है वो कितनी है। तो कोई लारजी परियोजना की बात करें तो लारजी परियोजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब बनी? ये उस टाइम इंपॉर्टेंट बन गई जब यहाँ पर पानी छोड़ा गया और कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, वो बच्चे जो था वो बह गए थे। ये परियोजना 126 मेगावाट की परियोजना है और आपने ध्यान रखना है कि ये परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है, ये पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि लारजी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्यास की ये सहायक नदी है। इसी तरह की कुछ और भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो आपको पता होनी चाहिए, खासकर जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। देखो, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है बिनवा परियोजना को, जो 6 मेगावाट की है। बिनवा भी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। बनेर जो कि 12 मेगावाट की परियोजना है, ये भी ब्यास की सहायक नदी है और इसको भी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। गिरी परियोजना जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की है, 60 मेगावाट की है। गिरी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, इसको भी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ये एग्जीक्यूशन इनकी ध्यान रखना, बस इतना काफ़ी है। यहाँ से एग्जीक्यूशन के बारे में 3-4 हो गए। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टेब्लाइज्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, विद्युत बोर्ड है, उसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। देखो, हिमाचल प्रदेश में अगर हम स्थापनाओं की बात करते हैं ना, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। ये भी एक तरह से इंस्टीट्यूट ही है, इसको आप इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। कौन से ईयर में? ऑप्शन सी, 1971 में जो था वो इसकी स्थापना की गई। 1971 में हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ, क्या क्या स्थापनाएं हुई? 1971 को सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हुई कि हिमाचल प्रदेश एक जिले के रूप में बनकर सामने आया। भारत का 18वें नंबर का जिला बना। उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ये घोषणा की गई, शिमला के रिज मैदान से जो था वो ये घोषणा की गई कि हम यहाँ पर इसको 18वें नंबर का जिला बनाने की घोषणा जो है वो करते हैं। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1871 में ही हिमाचल प्रदेश में जो था वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना जो था वो की गई। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो चर्चा परिचर्चा में बना हुआ है,
तो उसकी स्थापना भी जो था वो 1971 में ही की गई थी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन है। चलो चेयरमैन का नाम तो इतना शायद आपको याद नहीं भी होगा, तो चेयरमैन का नाम मैं बता देता हूँ। आप ये बताइए कि चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है। तो इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष इसके हैं रामेश्वरम सिंह ठाकुर। ये आपने ध्यान रखना है कि ये इसके चेयरमैन है। और बाकी आपने सारा डिटेल से जो था वो जानकारी यहाँ से प्राप्त कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, सुकेत रियासत से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बोलते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो सुकेत प्रिंसली स्टेट जो था वो बोलते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो किसने की थी। आपने ध्यान रखना है कि सुकेत से ही अलग होकर जो था वो मंडी बना था। मंडी जो रियासत थी वो सुकेत से अलग होकर बनी थी। और सुकेत प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो राजा वीर सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा वीर सेन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब राजा वीर सेन ने जो था वो सुकेत की स्थापना की थी। आपने ध्यान रखना है कि सुकेत के बारे में अलग अलग क्वेश्चन क्या क्या पूछ लिए जाते हैं। सुकेत के बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सुकेत के एक शासक हुए। सुकेत की राजधानी पहले पंगाणा में हुआ करती थी। सुकेत के एक शासक ऐसे थे जिन्होंने पंगाणा से राजधानी जो था वो स्थानांतरित कर दी और मदनकोट में जो था उस राजधानी बनाई थी। इनका नाम था मदन सेन। तो इनका नाम आप ध्यान रखें कि किसने किया था। ये मदन सेन के द्वारा जो था वो किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि सुकेत रियासत की जो विजिट था यहाँ पर वो विग्ने के द्वारा भी किया गया। तो 1839 में विग्ने ने जो था वो सुकेत रियासत की यात्रा की थी, यहाँ से होकर ये गुजरे थे। तो उस टाइम सुकेत के राजा उस समय सुकेत के राजा था वो उग्रसेन हुआ करते थे 1839 में। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि सुकेत के एक राजा हुए जिनका नाम था दुष्ट निकंदन सेन थे। इन्होंने जो था वो बनेड में एक पोस्ट ऑफिस स्थापित किया था। इन्होंने यहाँ पर टेलीग्राम सेवा भी जो था वो स्टार्ट की थी। और देखते देखते सुकेत के अंतिम शासक आ जाते हैं। सुकेत रियासत के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। ये आपने ध्यान रखना है कि लक्ष्मण सेन जो था वो सुकेत रियासत के अंतिम शासक बने थे। और मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे वो आप कमेंट करके बता दीजिए। सुकेत क्योंकि सुकेत से ही अलग होकर मंडी बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गुलमार्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का गुलमार्ग जो है वो किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश के गुलमार्ग के नाम से जो है वो खजियार को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। खजियार कहाँ पर स्थित है? खजियार आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। खजियार वैली भी है, खजियार झील भी जो है वो स्थित है। अब आपने ध्यान रखना है कि खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही जाना था, कहाँ पर हमने जाना था, शायद गिरिराज पत्रिका में हमने जाना था कि खजियार को जो था वो मिनी स्विट्जरलैंड कहकर किसने सबसे पहले संबोधित किया था और कब सबसे पहले था वो इसको कहकर संबोधित किया गया था। तो आपने ध्यान रखना है कि WP ब्लेजर थे, इन्होंने जो था वो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। और कौन से ईयर में कहा था? 1992 में जो था ये इनके द्वारा कहा गया था। 1992 में कहा गया था। ये 1992 वाला क्वेश्चन जो है वो HAS में पूछा जा चुका है। संभावना है कि आगे भी आपसे किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए और आपका एक नंबर जो है पक्का यहाँ से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ जुब्बल प्रिंसली स्टेट। जुब्बल प्रिंसली स्टेट के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? तो देखिए जुब्बल प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा करमचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन से ईयर में की थी? 1195 में लगभग जो था इसकी स्थापना की गई थी राजा करमचंद के द्वारा। जुब्बल के बारे में और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जुब्बल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जुब्बल रियासत जो था वो शुरू में सिरमौर की जागीर जो था वो हुआ करती थी। किसकी जागीर हुआ करती थी? स्टार्टिंग में ये सिरमौर की जागीर हुआ करती थी। शायद ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, एलाइड के एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि जुब्बल जो है यहाँ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जुब्बल की राजधानी पुराना जुब्बल से देवरा को जो था वो किसने स्थानांतरित की थी। तो पुराना जुब्बल से देवरा, जो प्रेजेंट टाइम में जुब्बल के नाम से जाना जाता है, वहाँ को स्थानांतरित की गई थी। राणा थे एक, राणा गौरचंद इनका नाम हुआ करता था, इनके द्वारा की गई थी। और जुब्बल रियासत जो थी इसके एक राजा थे भगत चंद जिनका नाम था, इनको राजा की उपाधि जो था वो दी गई थी। और 1918 में जो था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि जो था वो दी गई थी। जुब्बल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे शासक जिनका नाम था दिग्विजय चंद। दिग्विजय चंद का नाम भी आपने साथ में ध्यान रखना है। तो ये जुब्बल के बारे में जो था वो आपने अलग अलग क्वेश्चन जो था वो जान लिए यहाँ से। यही क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे भी जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे
देखो क्वेश्चंस तो यही होते हैं, क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे कर एग्जामिनर पूछ लेता है, थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, परंतु अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रॉपर रिवीजन जो किया होगा उसमें जो है बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर अच्छा रिवीजन आप करेंगे और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि हिमाचल के नए लोकायुक्त जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं कुछ टाइम पहले। तो हिमाचल के जो नए लोकायुक्त अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे जस्टिस TVR दत्ताचारी। 1983 से 88 तक जो था ये लोकायुक्त हिमाचल के रहे थे। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। जब नई सरकार बनी है तो प्रबोध सक्सेना जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। और इनसे पहले RD धीमान जो था वो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। RD धीमान को जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बना दिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में गवर्नर भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के नियुक्त किए गए हैं। तो गवर्नर का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि शिव प्रताप शुक्ला जो है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है। ये आप ध्यान रखें कि शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है। हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से तो क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया, जो हिमाचल प्रदेश से जो है संजय करोल थे, संजय करोल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हैं। संजय करोल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिमाचल प्रदेश से क्योंकि वो संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द चांद एंड शाबू डांसेज आर मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चांद हो गया, शाबू हो गया, ये डांसेस के फॉर्म हैं। तो बोलते हैं कि कौन से ज़िले में ये परफॉर्म किए जाते हैं। चांद और शाबू जो है वो डांस के टाइप हैं, डांस के फॉर्म्स हैं। ये लाहौल स्पीति में परफॉर्म जो है वो किए जाते हैं। लाहौल स्पीति की ही अगर आप स्पेसिफिक रूप से बात करते हैं तो चांद हो गया, शाबू हो गया, लंगदरम्मा हो गया, ये सारे यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति के अलावा किन्नौर के हमने स्टार्टिंग में ही रिवाइज किए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर कयांग, बाख्यांग, जापरो, जो कयांग, जातरू, ये सारे डांस यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। मंडी का लोकनाट्य इंपॉर्टेंट है, बांठड़ा जिसका नाम है, बांठड़ा जो है यहाँ का नाम है। एक दिन मैंने वीडियो में आपसे पूछा भी था कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से लोकनाट्य जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर आपने कौन सा लोकनाट्य अपने क्षेत्र का देख रखा है, कमेंट करके बताइए। तो जो मुझे याद है अभी तक, तो धाजा किसी ने बताया था कि धाजा हमने बिलासपुर का देखा है, और किसी ने सवांग के बारे में भी मेंशन किया था कि बिलासपुर का सवांग भी हमने देखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। और चंबा ऑप्शन में दिया गया है, तो चंबा की अगर हम बात करते हैं, चंबा में ढेपक हो गया, गुरेही हो गया, झांझर, ये परफॉर्म किए जाते हैं। चंबा में गद्दी ट्राइब जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। गद्दी ट्राइब पाई जाती है तो गद्दी ट्राइब के द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस फेस्टिवल का नाम है नवाला फेस्टिवल। नवाला फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है, और नवाला फेस्टिवल जो है वो लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसको डेडिकेटेड है, भगवान शिवा को जो है ये डेडिकेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बने, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं द स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट डे है वो कब मनाया जाता है। अब देखो, स्टेट डे की जब बात की जा रही है तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का जो था वो गठन हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो उस दौरान यहाँ पर 4 जिले थे, 4 जिलों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। परंतु फिर क्या हुआ, 25 जनवरी को भी आप देखते हैं कि हम कुछ मनाते हैं। तो 25 जनवरी 1971 को जो था वो क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश जो था, इस दिन हिमाचल प्रदेश जो था वो एक जिले के रूप में बनकर सामने आया था। इससे पहले हिमाचल प्रदेश पहले सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, फिर पार्ट C स्टेट भी बना, फिर केंद्र शासित प्रदेश भी बना, फिर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा, और उसके बाद जाकर जो था वो इसको एक स्टेटस मिला, एक जिले का स्टेटस मिला। भारत का 18वें नंबर का जिला बना 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को आप देखते हैं कि हम अपने हिमाचल में जो है राज्यत्व दिवस जो है वो मनाते हैं, और 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। इस बार जो राज्य स्तर का प्रोग्राम हुआ था वो हमीरपुर में जो था वो कंडक्ट करवाया गया था, ये भी आपको पता है। और इस बार जो था वो हिमाचल का 53 नंबर का पूर्ण राज्यत्व दिवस जो था वो मनाया गया था, ये आप ध्यान रखें।
तो ये जो देखो, ये जो अभी हम पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा सॉल्व्ड, और पहले तो मैं अनसॉल्व्ड प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें करंट अफेयर, और कुछ यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे। रीजनिंग के अलावा यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी जो है होंगे, तो इसको आप टेलीग्राम से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर ही मिलेंगी, और इस पीडीएफ को सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड आप टेलीग्राम से जो है वो अवेल कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस पीडीएफ को। टेलीग्राम पर मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि अगर इस बार टेलीग्राम पर एक बोट जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद लेफ्ट कर देते हैं तो आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब भी आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। ज्वाइन करने पर ही जो है ये सारी चीज़ें आप अवेल कर पाएंगे, और ज्वाइन कर लेफ्ट कर देते हैं ना, तब आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। फिर आपको ना चैनल मिलेगा, ना ही आपको कोई पीडीएफ नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये पीडीएफ मैं आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, सारी की सारी वहाँ से अवेल करना इसको, और प्रैक्टिस भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ईयर डिड महाराजा रणजीत सिंह इन्वेड मंडी। और देखो, ये सारी प्रोसेस जो है अब चलाई जा रही है, क्योंकि टेलीग्राम पर आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अपडेट्स जो है वो दी जाएंगी। टेलीग्राम पर जो है काफ़ी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इनफैक्ट हम हर एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाने की कोशिश अब धीरे धीरे कर रहे हैं टेलीग्राम पर ही। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर डिड महाराजा रणजीत सिंह इन्वेड मंडी। तो बोलते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को कब इन्वेड किया था, मंडी को कब जो था आक्रमण किया था। तो ये आक्रमण 1830 में जो था वो किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब 1830 में आक्रमण किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि इसके बाद क्या हुआ था। देखो, मंडी के राजा हुआ करते थे बलवीर सिंह। बलवीर सिंह जो था ये ईश्वरी सेन के पुत्र हुआ करते थे। बलवीर सेन के कार्यकाल के दौरान 1839 में पहले तो ये मंडी के राजा बने। कब बने बलवीर सेन? 1839 में ये राजा बने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के पोते हुआ करते थे जिनका नाम था नैनीहाल सिंह। नैनीहाल सिंह ने 1840 में यानी कि 1840 में जो था वो जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में मंडी पर आक्रमण करने के लिए एक सेना जो था वो भेजी थी, और मंडी पर आक्रमण किया था। कमलागढ़ का किला यहाँ पर हुआ करता था, इसको अपने कब्जे में जो था वो ले लिया था। और 1840 में बलवीर सेन को जो था वो कैदी बना लिया गया था। कैदी बनाकर ये ले गए अमृतसर, और अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में जो था वो काफ़ी समय तक रखा गया था। इसके पीछे की कहानी मैंने बताई है आपको बलुखरा सीरीज में। अभी की कहानी डिस्कस करने का समय नहीं है, अभी तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो मंडी रियासत में 1846 में जो था क्या हुआ, फिर 1846 में ये रियासत धीरे धीरे चलते चलते जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन में जो था वो आ गई थी। 1846 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया, और देखते ही देखते बलवीर सिंह तो छूट गए थे। 1851 में बलवीर सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। कैसे छूटे थे बलवीर सिंह ये हमने जान रखा है बलुखरा सीरीज में, वहाँ पर देखना, क्योंकि वहीं पर आपको ज़्यादा डिस्कस मिलेगी इन सब चीज़ों की, और डिटेल में कहानियाँ भी मिलेंगी वहाँ पर जानने को। बोलते हैं विच ऑफ द अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया। तो स्मॉलेस्ट एरिया पूछा गया है, इनमें से हिमाचल प्रदेश के किस जिले का है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि 12 जिले जो हैं। वैसे तो सबसे छोटा जिला जब आप बात करते हैं तो हमीरपुर आ जाता है, परंतु हमीरपुर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो हमीरपुर के बाद कौन सा सबसे छोटा जिला जो है यहाँ पर आता है। देखो, इन टर्म ऑफ एरिया अगर हम हिमाचल प्रदेश के जिलों में बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला है हमीरपुर। हमीरपुर के बाद जो है वो बिलासपुर आता है। बिलासपुर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर का एरिया कितना है? बिलासपुर का जो एरिया है वो है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, 1167 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% जो है वो कवर करता है। बिलासपुर की पॉपुलेशन हमने जान ली, बिलासपुर का एरिया हमने जान लिया। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो है 1118, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% कवर करता है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी रियासत है वो है लाहौल स्पीति रियासत। लाहौल स्पीति रियासत जो है वो पूरे हिमाचल का कितना परसेंट एरिया कवर करती है? ये 24.86% कवर करती है, और अप्रॉक्सीमेशन में अगर आपसे पूछा जाए तो 25% जो है ये कवर करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से सबसे बड़ा एरिया, सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटे एरिया से भी छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो इस तरह से ध्यान रखें। ये हो गया। कांगड़ा जिला को ध्यान रखें कि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला नहीं है इन टर्म ऑफ एरिया, कांगड़ा जो है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन है। कांगड़ा का एरिया कितना है? कांगड़ा का एरिया 5739 है, 5739 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो कवर करता है।
क्योंकि कांगड़ा को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, जो नए नए तैयारी कर रहे हैं वो लोग खासकर, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हमने डिस्कस किया था, बोलते हैं बांथड़ा एंड करियाला आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बांथड़ा हो गया, करियाला हो गया, ये हिमाचल प्रदेश के किस फॉर्म से जो है वो संबंध रखते हैं। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के लोकनाट्य हैं, लोकनाट्य मतलब हिल ड्रामा हो गया, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश के हिल ड्रामाज में जो है वो आते हैं। बांथड़ा हो गया, करियाला हो गया, इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। बांथड़ा तो आपने अभी जाना कि बांथड़ा जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, मंडी में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसी तरह ध्यान रखना है कि करियाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला का लोकनाट्य है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के एरियाज में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलते हैं प्रेजेंटली हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उस टाइम का क्वेश्चन है जब ये बनाई गई थी। तो अभी तो शिव प्रताप शुक्ला है, वो आपने जान लिया। शिव प्रताप शुक्ला को किसने गवर्नर बनाया, प्रेसिडेंट जो है इनको गवर्नर बनाते हैं, ये आप ध्यान रखें। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये अभी हमने जाना है क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो है वो कौन है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके जो हाल फिलहाल में चर्चा में भी है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम भी आप अभी पढ़ेंगे कंटिन्यूसली, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स देंगे अभी। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है रामेश्वरम सिंह ठाकुर। कैप्टन है ये, ऑप्शन बी सही आंसर है। रिटायर्ड कैप्टन है कैप्टन रामेश्वरम सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाय। तो हिमाचल प्रदेश में जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, नेमली जिनको ग्रामीण बैंक भी जो है वो कहा जाता है, तो ये बैंक जो है वो किसके द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो रीजनल रूरल बैंक है इनको स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा, PNB जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेज कितनी हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बन जाता है कि ग्रामीण बैंक की ब्रांचेज बता दीजिए, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेज बता दीजिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो, अगर हम सितंबर 2021 का डाटा जो अवेलेबल है अभी तक ऑफिशियली, उस डाटा के अनुसार बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो हैं 265 ब्रांचेज सितंबर 2021 तक। और अगर बात की जाती है हिमाचल प्रदेश में ब्रांचेज ऑफ पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक की जो है वो हिमाचल प्रदेश में 350 ब्रांचेज जो है वो आती हैं। उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी 329 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। यूको बैंक आता है उसके बाद, जिसकी 173 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। और ग्रामीण बैंक आपने जान लिया जिसकी 265 ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। ये सारा डाटा आपने ब्रांचेज के बारे में ध्यान रखना है। HAS में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। होपफुली कि अब जब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट करवाता है तो आपके क्लर्क, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, बाकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लीस्ट इंसिडेंट ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन 2021। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम क्राइम के इंसिडेंट जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं 2021 में। अगर 2021 में हम क्राइम के इंसिडेंट की बात करते हैं तो ये इंसिडेंट सबसे कम रिपोर्ट किए गए हैं कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लाहौल स्पीति में सबसे कम ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जो क्राइम से रिलेटेड थे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। उसी तरह यहाँ से लिंक कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो होती है, और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का जो स्पीति रीजन है वो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का। तो ये आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि और तो कुछ ज़्यादा यहाँ से लिंक करने को है भी नहीं। आगे बोलते हैं दरंग विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि दरंग जो विधानसभा क्षेत्र आता है ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है। दरंग जो है वो विधानसभा क्षेत्र मंडी में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आता है। दरंग विधानसभा जो विधानसभा क्षेत्र है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितने विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो विधानसभा की सीट्स आती हैं उनके बारे में ध्यान रखना है कि वो हैं 10 सीट्स यहाँ से। उसमें से कौन कौन सी आती है, एक दरंग है, बलह है, धर्मपुर है, करसोग है, जोगिंद्रनगर है, नाचन है, सरकाघाट है, सुंदरनगर है, सिराज है और मंडी खुद है। तो ये सारे आते हैं यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आप क्या ध्यान रख सकते हैं, इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं
की सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीट्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती हैं, 15 सीट्स यहाँ पर आती हैं। उसके बाद आता है आपका ये मंडी डिस्ट्रिक्ट, 10 यहाँ पर आती हैं। सबसे कम विधानसभा की सीट्स लाहौल स्पीति में आती है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आती है। यहाँ पर एक एक जो है वो विधानसभा की सीट आती है। तो ये आप ध्यान रखें सीटों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोलते हैं द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो हिमाचल प्रदेश में के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम की जब बात की जाती है हिमाचल प्रदेश में, तो आपको पता है कि हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। कहाँ पर आता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन के चैल में जो है ये आता है। चैल जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी आपको पता है, और यहाँ पर जो है मिलिट्री स्कूल भी है। चैल का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो लगभग 1893 में जो था वो स्थापित किया गया था। महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो था स्थापित किया गया था। इसके बारे में अलाइड सर्विसेज में लास्ट टाइम मेंस में भी क्वेश्चन लिखने को आया था, और आपसे अगर आपको भी मेंस में लिखना है या फिर आपको पता होना चाहिए कि चैल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे आप। ये हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी स्थापना 1893 में हुई थी, और साथ में आप लिख सकते हैं कि इसकी जो हाइट कितनी है वो हाइट भी ज़रूरी हो जाती है। तो इसकी हाइट जो है वो है 2444 मीटर एबव सी लेवल जो है ये हाइट है इसकी अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हाइट भी आप ध्यान रखें। अब कुछ भी आपको लिखना हो तो आप इजीली लिख देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द फेमस टेम्पल ऑफ देवी बडोली एंड गुग्गा गेडमी आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध जो मंदिर है, एक देवी बडोली का है, गुग्गा गेडमी है, ये कौन सी प्रसिद्ध जो हिल है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर ये पड़ते हैं। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि देवी बडोली और गुग्गा गेडमी के जो मंदिर हैं वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की झंझियार धार में जो है वो पड़ते हैं। कौन सी धार में? झंझियार धार में जो है वो पड़ते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब झंझियार धार में पड़ते हैं देवी बडोली और गुग्गा गेडमी के मंदिर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है बहुत सारी धारें पड़ती हैं। एक छातीपुर का किला भी जो है बिलासपुर में स्थित है। ये राजा संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था और बिलासपुर की चेस्ट पर बनवाया गया था, इसीलिए इसे छातीपुर का किला कहा गया। बहादुरगढ़ जो कभी समर अबॉर्ड रह चुका है राजा विजय चंद का, वो भी जो है वो बिलासपुर में स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछेगा पूछने वाला? क्वेश्चन ये पूछेगा कि बहादुरपुर को जो था वो किसने अपना समर अबॉर्ड जो था वो बनाया था? वो बनाया था राजा विजय चंद के ने। ये बिलासपुर के राजा थे। अभी हमने गिरिराज पत्रिका में लास्ट टाइम एक मंदिर पढ़ा था, वो बिलासपुर के घुमारवी में आता था, वो था सोहनी देवी मंदिर। सोहनी देवी मंदिर जो है वो घुमारवी में आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं हाउ मैनी ग्राम पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो जो रिसेंट डाटा या फिर रिसेंट सर्वे या फिर रिसेंट ग्राम पंचायतें बनी हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी ग्राम पंचायतें स्थित हैं। पहले जब एलाइड का पेपर हुआ है तो वहाँ पर तो ये पूछा गया है, परंतु उस टाइम डाटा कुछ और था, अब डाटा कुछ और है। अब हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो है 3615। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 3615 जो है यहाँ पर क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो कुछ अमेंडमेंट्स की गई और नई ग्राम पंचायतें जो था वो बनाई गई। ये आपने ध्यान रखना है कि नई ग्राम पंचायतें बनाई गई और 3615 जो है इनकी संख्या हो गई है। और हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कितने हैं? तो 12 जिला परिषद जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चंस आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं इन विच माउंटेन रेंज इज चोलांग पीक। तो चोलांग पीक बोलते हैं कि कौन से माउंटेन रेंज में जो है वो आती है। चोलांग पीक की अगर हम बात करते हैं तो चोलांग पीक जो है वो आती है धौलाधार माउंटेन रेंज में। कौन सी रेंज में आती है? धौलाधार माउंटेन रेंज में आती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछ लेते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो चोलांग पीक स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये स्थित है और धौलाधार रेंज में आती है। धौलाधार रेंज जो है मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला से मुख्य रूप से ये दिखाई देती है। तो ये आप सारा यहाँ से ध्यान रखें। ये हो गया इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज सांगला वैली। तो सांगला वैली के नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस वैली को जो है वो जाना जाता है? तो सांगला वैली जो है वो बसपा वैली को भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
बसपा वैली को सांगला वैली कहा जाता है। ये बसपा वैली कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज, कौन कौन सी घाटियाँ जो हैं वो स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में अगर हम घाटियों की बात करते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मुख्य रूप से जो वैलीज आती हैं ना, वो कौन कौन सी आती हैं। वांगटू वैली यहाँ पर आती है, यहाँ पर यूला वैली आती है, वेंगर वैली आती है यहाँ पर। तो ये वैलीज आपने ध्यान रखनी है। और आपने ध्यान रखना है कि बसपा नदी भी है। बसपा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। बसपा की पहाड़ियों से ये निकलती है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में बहती है। सतलुज नदी के साथ करछम नामक स्थान पर जाकर ये मिल जाती है। तो ये सारा आप यहाँ से बसपा वैली के बारे में ध्यान रखें। पत्तन वैली आपको पता है लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रा वैली आपको पता है लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रा भागा वैली को पत्तन वैली कहते हैं। और चंबा वैली जो है उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें सारा वैलीज़ के बारे में। 4 की 4 वैलीज़ आपकी कवर हो गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ जसपा इन 1170 AD एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो क्वेश्चन दो तरह से बनता है। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि किसने स्थापना की थी जसवां की। तो जसवां रियासत की स्थापना राजा पूरबचंद ने की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। दूसरा जो फॉर्म होगा क्वेश्चन पूछने का वो क्या होगा, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि पूरबचंद ने 1170 में जो था, या फिर पूरबचंद ने कब जो था वो जसवां की स्थापना की थी। तो 117 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी राजा पूरबचंद के द्वारा। तो ये 2 क्वेश्चन तो इस तरह से बने। आपने ध्यान रखना है कि जसवां के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, या फिर आपने ये ध्यान रख लेना है यहाँ से कि उस टाइम जसवां के शासक कौन थे जब जसवां पर जो था वो अंग्रेज जो अकबर थे, अकबर के अधीन जब जसवां आई थी, मुगलों के अधीन जब आई थी। तो मुगल शासक अकबर जब हुआ करते थे तो उस समय जसवां के शासक जो था वो गोविंद चंद हुआ करते थे। गोविंद चंद का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। 1815 में जसवां जो था वो सिखों के अधीन आ गई थी। और 1815 में जब दूसरा सिख युद्ध हुआ था तो उस दौरान उमेद सिंह यहाँ के शासक होते थे। और उमेद सिंह ने जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो सिखों का साथ जो था वो दिया था जाकर। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने किसके बारे में जान लिए, जसवां रियासत के बारे में जान लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट है। प्रेजेंट टाइम में ऊना डिस्ट्रिक्ट को ये कंप्राइज करता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से पड़ता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो था वो एक यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से जो था वो पूर्ण राज्य का बना था, वो कब बना था। तो हिमाचल प्रदेश को हमें कितनी बार इस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। तो आपको यहाँ से यही सब याद रखना है। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कब इसको दर्जा मिला था। 1971 में जो था वो इसको ये मिला था, फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा। ठीक है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द बैटल ऑफ सबराउं फाउट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख खालसा आर्मी। तो ये बैटल ऑफ सबराउं हुई थी, ये बैटल इंपॉर्टेंट है। ये बैटल ऑफ सबराउं जो था वो हुई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख खालसा आर्मी के बीच में। ये हुई थी 1846 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1846 में ये हुई थी और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है, भूलनी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो HPGK का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है, यहाँ से भूलना नहीं चाहिए आपको ये क्वेश्चन। तो ये बन गया यहाँ से क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। यहाँ से ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछते हैं, बोलते हैं विच ग्लेशियर फेड्स दी पब्बर रिवर। तो बोलते हैं कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो पब्बर नदी को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाता है। देखो आपकी जो पब्बर नदी है ना, इसको पानी प्रोवाइड करवाया जाता है चंद्रनाहन ग्लेशियर के द्वारा। कौन सा ग्लेशियर है ये, चंद्रनाहन ग्लेशियर है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और पब्बर नदी आपको ज्ञात होना चाहिए कि पब्बर नदी जो है वो आगे चलकर किसकी सहायक नदी बनती है, ये यमुना की सहायक नदी जो है वो बनती है। यमुना जो है, यमुना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यमुना हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम नहीं होता, हिमाचल प्रदेश में ये नहीं निकलती। तो ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, बहुत छोटी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को जो है ये मुख्य रूप से कवर करती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। इसी के बारे में हमने क्वेश्चन अलग अलग पढ़े हैं कि टॉन्स, गिरी, जलाल, पब्बर, असनी, मारकंडा, ये सारी इसकी सहायक नदी हैं। तो बस वही सब आपने ध्यान भी रखना है कि इसकी सहायक नदियों में जो है वो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं इन सितंबर 2022 द हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड
चाइल्ड एडॉप्शन लीव ऑफ डेज फॉर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बोलते हैं कि सितंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने जो था वो चाइल्ड एडॉप्शन लीव ये जो था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देने की घोषणा की। तो कितने दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव देने की घोषणा की? 180 डेज देने की घोषणा की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस चाइल्ड अडॉप्ट करना है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो उसको छुट्टी मिलेगी 180 दिन की। 180 दिन की ये होगी। चाइल्ड एडॉप्शन लीव की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बोलते हैं विच फेयर इज हेल्ड ऑन 1 बैसाख फॉर 1 डे इन विलेज कोखान ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन सा यहाँ पर फेयर ऐसा है जो 1 बैसाख को लगता है कोखान जिला जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। तो एक शामशु विरशु जो है वो शामशु विरशु के नाम से फेयर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। शामशु विरशु के नाम से एक फेयर है जो विलेज कोखान में जो है वो लगता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लगता है। और कब लगता है? 1 बैसाख को जो है ये लगता है, बैसाख के पहले को लगता है। देखो कुल्लू के फेयर फेस्टिवल्स में कौन कौन से फेयर फेस्टिवल्स आते हैं। देखो कुल्लू के जो फेयर फेस्टिवल है ना, उनमें कुल्लू का हडिम्बा देवी का मंदिर आ जाता है। यहाँ पर डुंगरी फेयर जो है वो लगता है, वो आपने ध्यान रखना है। कुल्लू में जो है वो दशहरा होता है, इंटरनेशनल लेवल का फेयर होता है, वो आपने ध्यान रखना है। तो वो वही सब 2-3 आप ध्यान रख लें और ज़्यादा यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ब्रीडिंग फार्म ऑफ याक हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड। तो बोलते हैं कि याक का जो ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पर स्थित है। आपने भेड़ों का जो शीप ब्रीडिंग फार्म है वो तो आपने पढ़े ही है, याक का भी ब्रीडिंग फार्म आप पढ़ लीजिए, एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी आपने पढ़ रखा है। तो याक का ब्रीडिंग फार्म जो है, तो ये याक ब्रीडिंग फार्म जो है ना लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति के लरी में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखना है कि जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है वो भी लरी में ही स्थित है, ये जो याक ब्रीडिंग फार्म है ना ये भी लरी में ही स्थित है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ अलग अलग चीज़ें आपने कहीं पर पढ़ी हों, परंतु ये जो एनिमल हस्बेंड्री का है डाटा उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ हिमाचल का कि लरी में जो है ये है, लरी लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। इसी तरह से अगर हम भेड़ प्रजनन फार्म यानी कि शीप ब्रीडिंग फार्मों के बारे में बात करेंगे तो शिमला के जियोरी में स्थित है, हमीरपुर के ताल में स्थित है, किन्नौर के कड़छम में स्थित है। वो आपने ध्यान रखना है। शीप ब्रीडिंग फार्म नहीं भूलने चाहिए क्योंकि ये पक्का पूछे जाते हैं एग्जाम में, अभी भी पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस तरह से मान के चलिए, तो बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच प्लेस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट द अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि अंगोरा रैबिट का जो ब्रीडिंग फार्म है ना वो कहाँ पर स्थित है। तो रैबिट का जो ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश में वो आपने ध्यान रखना है कि वो कांगड़ा के कंदवारी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक कांगड़ा के कंदवारी में स्थित है, एक मंडी में स्थित है, मंडी के नगवाएं में स्थित है और कांगड़ा के कंदवारी में जो है वो स्थित है। ये दो ही हैं तो दोनों ध्यान रखने हैं। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से एक साथ आपने डिस्कस कर लिए और बहुत एक नंबर तो आपने समझिए पक्का कर लिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। और यहीं पर आपने ध्यान रखना है कि लरी में जो है ये जो है वो फार्म स्थित है, जो ब्रीड करता है हॉर्स को लरी में फार्म स्थित है, याक को ब्रीड करने वाला फार्म स्थित है। तो ये सारा डाटा आपने यहाँ से ध्यान रखना है, नोट कर लेना है अगर हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं इन विच ईयर कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वाज इनिशिएटेड। ये जो कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी ये कब स्टार्ट हुई थी। तो ये 1974 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब 1974 में ये स्टार्ट हुई थी, आपने यहाँ से इतना ही ध्यान रखना है। ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि 2021-22 में जो था वो 83.16 करोड़ जो था वो प्रोवाइड करवाया गया था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें जो था आपने ध्यान रखना है कि इसको स्टार्ट करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इरिगेशन पोटेंशियल जो है और जो यूटिलाइज करने का पोटेंशियल है उस गैप को रिड्यूस करना है और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो फार्मर्स की है उसको अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है। तो ओवरऑल ये है कि फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना है और जो इरिगेशन का गैप है थोड़ा सा पड़ा हुआ उसको भी इम्प्रूव करना है। और 1974 में ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई थी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स एडिक्वेट रेनफॉल फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्याप्त वर्षा जहाँ पर होती है अलग अलग फसलों को उगाने के लिए जो पर्याप्त होती है बारिश। तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर
ऑप्शन ए सही आंसर है चंबा और कांगड़ा, जहाँ पर एडिक्वेट बारिश होती है, पर्याप्त वर्षा होती है अलग अलग फसलों को उगाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है गेहूँ हो गया, मक्की हो गया, चावल हो गया, और ये फसलें जो है वो मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। एप्पल तो आपको पता है कि एक इकोनॉमिक फसल है जो हिली एरियाज़ में उगाई जाती है। अलग अलग फसलें और भी बहुत सारी हैं जो उगाई जाती हैं, एक बड़े स्केल पर उगाई जाती हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर द इंडो जर्मन प्रोग्राम अ डेयरी डेवलपमेंट प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन मंडी डिस्ट्रिक्ट एट। तो बोलते हैं कि इंडो जर्मन एक प्रोग्राम है, इंडिया और जर्मन के बीच का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डेयरी डेवलपमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मंडी के चक्कर में, एक चक्कर मंडी में है जहाँ पर ये स्थापित किया गया है। अगर आपने कभी विजिट किया होगा मंडी कुल्लू, मंडी लाहौल स्पीति नेशनल हाईवे, तो साथ में ही शायद वो देखने को मिलता है वहाँ पर कहीं पर। तो ये इंडो जर्मन डेवलपमेंट प्लांट है, ये आपने ध्यान रखना है। और चक्कर मंडी में है, ये जो शिमला का चक्कर है वो अलग है, ये चक्कर अलग है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं द सेक्रेड पिलग्रिम मणिकर्ण इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मणिकर्ण आपको पता है कहाँ पर स्थित है? मणिकर्ण डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। मणिकर्ण में गर्म पानी का स्रोत है। और मणिकर्ण आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि पार्वती माता की कान की मणि यहाँ पर गुम हुई थी, जिसके कारण इसका नाम मणिकर्ण यहाँ पर पड़ा था। ये सारा कहा जाता है, इस तरह से हम करते रहते हैं गिरिराज पत्रिका में ये सब चीज़ें डिस्कस, तो कहीं ना कहीं पर लिंक हो जाती हैं और याद रह जाती हैं आपको फिर। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज बॉर्डर्ड विद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है इनमें से कौन सी सीमा जो है वो साझा करता है? देखो सिरमौर के बारे में आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर जो है वो सिरमौर साझा करता है सीमा किस किस के साथ? ये उत्तराखंड के साथ भी करता है, ये हरियाणा के साथ भी करता है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है, और पंजाब के साथ नहीं करता। तो वैसे यहाँ पर नॉट होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट, नॉट होना चाहिए था यहाँ पर, नॉट बॉर्डर्ड विद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो पंजाब जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बाकी करते हैं सारे, ये आप ध्यान रखें। मुख्य रूप से उत्तराखंड तो आपको पता है, खास तौर पर उत्तराखंड जो है वो अच्छी खासी सीमा जो है यहाँ पर साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं लेबर कोर्ट आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लेबर कोर्ट हैं। अब ये लेबर कोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है? देखो अभी आपने पढ़ा था गिरिराज पत्रिका में कि हिमाचल में नारकोटिक पुलिस स्टेशन बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। उस तरह से कोर्ट भी अलग अलग तरह के हैं। तो लेबर कोर्ट हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है, और मंडी में भी है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों स्थानों पर जो है ये लेबर कोर्ट जो है वो स्थित है। अच्छा, नारकोटिक पुलिस स्टेशन की जो हमने बात पढ़ी थी ना, वो कहाँ कहाँ पर बनाए जाने की बात कही जा रही है? तो आप जल्दी से कमेंट करके उसको बता दीजिए, आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और बाकी पीडीएफ तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है टेलीग्राम पर, ये पीडीएफ भी आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर की जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो अभी आपने नारकोटिक पुलिस स्टेशन का बताना है कि कहाँ पर नारकोटिक पुलिस स्टेशन बनाए जाने के लिए प्रस्ताव जो है वो सरकार को दिया गया है। और बाकी हमने डिस्कस कर लिए, आज काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी लंबी वीडियो जो है वो हमारी ये रही है आज। तो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।